डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेमेस्टर थर्ड के मेजर पेपर हिस्ट्री के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम के पेपर में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए ताकि कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक आप लोगों से छूट ना जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज रहे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के कारणों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि धर्म सुधार आंदोलन जो है वो किस कारण से चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ऑल्सो राइट देयर ऑब्जेक्टिव्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन उन प्रयासों और आंदोलनों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और धर्म को अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और मानवतावादी बनाने का प्रयास किया। यह आंदोलन केवल धर्म के सुधार तक सीमित नहीं था बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने और महिलाओं तथा दलितों को समान अधिकार दिलाने का प्रयास भी था। धर्म सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण युग था। यह आंदोलन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों के कारण उत्पन्न हुआ। उस समय भारतीय समाज कई बुराइयों और कुरीतियों से ग्रस्त था जिसने धर्म सुधार की आवश्यकता को बल दिया। अब हम लोग देखते हैं इसके मुख्य कारणों को। ठीक है, इसके मुख्य कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं में विस्तृत रूप में समझा जा सकता है। अब हम लोग प्रत्येक बिंदु को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड। उस समय धर्म के नाम पर समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ था। धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा और तांत्रिक अनुष्ठानों का प्रचलन बढ़ चुका था। धार्मिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त था और धर्म के नाम पर लोगों को शोषण का शिकार बनाया जा रहा था। सुधारकों ने इन समस्याओं को समाप्त करने और धर्म को सरल, वैज्ञानिक और तर्क संगत बनाने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 2 है सामाजिक बुराइयों का प्रचलन। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार, पर्दा प्रथा और बहुविवाह जैसी सामाजिक बुराइयों ने महिलाओं की स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया था। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता ने समाज में गहरी असमानता उत्पन्न की। धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य इन बुराइयों को समाप्त कर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था। पॉइंट नंबर 3 है पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक विचारधारा का प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। इससे भारतीय समाज में नई सोच और तर्कशीलता का विकास हुआ। तर्क, स्वतंत्र विचार और मानव अधिकारों के महत्व को समझने के बाद सुधारकों ने धर्म और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 है औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रवादी चेतना। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय समाज में शोषण और असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इससे भारतीयों में अपने समाज और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी। सुधारकों ने महसूस किया कि धार्मिक और सामाजिक सुधारों के बिना समाज में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, और इसीलिए धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए जो है कार्य किया जाने लगा। पॉइंट नंबर 5 है वैदिक परंपराओं की ओर लौटने की आवश्यकता। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। कई सुधारकों ने यह महसूस किया कि भारतीय समाज के पतन का मुख्य कारण उसकी प्राचीन परंपराओं और मूल्यों से दूर होना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देकर समाज को वैदिक आदर्शों पर आधारित बनाने का प्रयास किया। यानी कि हमारे प्राचीन जो हमारी परंपराएं थी, ठीक है, उनको याद दिलाने का प्रयास किया जाने लगा। पॉइंट नंबर 6 है महिलाओं की दयनीय स्थिति। महिलाओं को समाज में शिक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित रखा गया था। बाल विवाह, सती प्रथा और विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार ने महिलाओं की स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अधिकारों को बढ़ावा भी दिया गया। पॉइंट नंबर 7 है जाति व्यवस्था और असमानता। जाति प्रथा ने समाज को खंडित करके रखा था। निचली जातियों के लोगों को सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। सुधारकों ने समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। ठीक है, ये हो जाएगा 7th पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं।
पॉइंट नंबर 8 है धर्म में वैज्ञानिकता और तर्कशीलता की कमी। ठीक है, धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों ने समाज को पीछे कर दिया था। सुधारकों ने धर्म में वैज्ञानिकता और तर्कशीलता को अपनाने की आवश्यकता महसूस की। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने आधुनिक दृष्टिकोण के साथ धर्म की पुनः व्याख्या की। पॉइंट नंबर 9 है मुस्लिम और ईसाई प्रभाव। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। भारत में मुस्लिम शासकों और ब्रिटिश मिशनरियों के प्रभाव ने भी हिंदू धर्म को चुनौती दी। मिशनरियों ने हिंदू धर्म की कमजोरियों की आलोचना की और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। इससे धर्म सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि जैसे जैसे हम लोग अपने धर्म को भूलने लगे ना, ये मुस्लिम और जो ब्रिटिश लोग थे ये लोग क्या करने लगे, अपने धर्म में हम लोग को ले जाने लगे, मतलब हमारा बहुत ही तेजी से कन्वर्जन करने लगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग अपने धर्म को भूलते गए वैसे ही ये मुस्लिम लोग और ब्रिटिश मिशनरी लोग, ठीक है, ये मुस्लिम लोग और ब्रिटिश लोग जो है ये लोग हमारा तेजी से कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण कराने लगे। ठीक है, और इसीलिए धर्म सुधार आंदोलन का आवश्यकता पड़ा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, वो क्या क्या था। तो पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा धार्मिक अंधविश्वासों का उन्मूलन, मूर्ति पूजा, पाखंड और कर्म कांडों का विरोध करते हुए धर्म को तर्क और विज्ञान पर आधारित बनाना। ये था इसका पहला उद्देश्य। देखते हैं दूसरा उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों को समाप्त करना। तीसरा उद्देश्य हो जाएगा महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना था। चौथा उद्देश्य था जातिगत भेदभाव का अंत, जाति प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष और समाज में समानता की स्थापना। और पांचवा उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार प्रसार, समाज में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये था हमारा धर्म सुधार आंदोलन को लाने का कारण और उसका क्या क्या मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 2 है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और इसके प्रभाव पर चर्चा करें। चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुनर्जागरण से क्या आशय है। पुनर्जागरण यानी कि रेनिसेंस, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म या फिर जागरण। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को दोबारा से जागृत करना। यह 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में एक सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक आंदोलन था जिसने मध्यकालीन युग के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देकर आधुनिकता की नींव रखी। यह आंदोलन कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था। पुनर्जागरण ने मानवतावाद, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। अब हम लोग देखेंगे पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। पुनर्जागरण की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला हो जाएगा मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म। ठीक है, पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानवतावाद था। इसमें मानव को सृष्टि का केंद्र माना गया और उसकी क्षमताओं, उपलब्धियों और जीवन के महत्व पर जोर दिया गया। धार्मिक रूढ़ियों के बजाय मानव के जीवन को समझने और सुधारने का प्रयास किया गया। पॉइंट नंबर 2 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता। पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक चिंतन और तर्कशीलता को बढ़ावा दिया। गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों और प्राकृतिक नियमों को समझाया और धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी। इस युग में खगोल शास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी और गणित में क्रांतिकारी प्रगति हुई। तीसरा नंबर है कलात्मक पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने कला के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल जैसे कलाकारों ने यथार्थवादी और सौंदर्यपरक कला का सृजन किया। पेंटिंग और मूर्तिकला में मानव शरीर की संरचना और प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण प्रमुख रहा। पॉइंट नंबर 4 है साहित्य और भाषा का विकास। पुनर्जागरण के दौरान साहित्य में नई विचारधाराओं का उदय हुआ। दांते, पेटार्क और शेक्सपियर जैसे लेखकों ने स्थानीय भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाएं लिखी। साहित्य में मानव जीवन, प्रेम, संघर्ष और समाज के यथार्थ जीवन पर जोर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि कहीं कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन आप लोगों से रह ना जाए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चे को इससे हेल्प मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है धर्म और सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण ने धार्मिक कट्टरता और पाखंड को चुनौती दी।
सुधार आंदोलनों जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने चर्च की सत्ता और रूढ़िवादिता को कमजोर किया। व्यक्तियों को अपने धर्म और आस्था को तर्कसंगत दृष्टिकोण से समझने का अधिकार मिला। नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। पुनर्जागरण के युग में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाई और ज्ञान को जन सामान्य यानी कि लोगों तक पहुंचाया। विश्वविद्यालयों में शिक्षण संस्थानों का विस्तार हुआ। पॉइंट नंबर 7 है अन्वेषण और खोजों का युग यानी कि इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च का युग। ठीक है, इस युग में भौगोलिक खोजों और अन्वेषण का आरंभ हुआ। कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन जैसे खोजकर्ताओं ने नए मार्ग और महाद्वीपों की खोज की। इन खोजों ने व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। पॉइंट नंबर 8 है व्यक्तिवाद का उदय। पुनर्जागरण ने व्यक्तियों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता पर जोर देने का प्रोत्साहन दिया। समाज और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं और रुचियों का पालन किया। पॉइंट नंबर 9 है प्राकृतिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण। कला और साहित्य में प्रकृति और यथार्थ को विशेष महत्व दिया गया। मानव जीवन, उसकी भावनाओं और संघर्षों का चित्रण सजीव और वास्तविकता के निकट किया गया। अब हम लोग देखेंगे पुनर्जागरण का प्रभाव। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव था। तो पुनर्जागरण केवल एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह यूरोप और पूरे विश्व के समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान और कला पर गहरे और व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला युग था। इसने मध्य युग की जड़ता को तोड़कर आधुनिक युग की नींव रखी। पुनर्जागरण के प्रभाव को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित कर समझा जा सकता है। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कला और साहित्य पर प्रभाव। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कला और साहित्य पर प्रभाव से। तो पहला हो जाएगा यथार्थवाद और मानवीय दृष्टिकोण। कला और साहित्य में मानव और प्रकृति के यथार्थवादी चित्रण को प्राथमिकता दी गई। दूसरा हो जाएगा नई तकनीकों का विकास। पर्सपेक्टिव, प्रकाश, छाया और रंग संयोजन का प्रयोग हुआ जो कला को अधिक सजीव और प्रभावशाली बनाता है। तीसरा हो जाएगा महान कलाकारों का उदय। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल जैसे कलाकारों ने कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चौथा हो जाएगा साहित्य में विषय विस्तार। दांते, शेक्सपियर और पेट्रार्क जैसे साहित्यकारों ने मानवीय भावनाओं, संघर्षों और प्रेम को प्रमुखता दी। पॉइंट 2 हो जाएगा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रभाव। तो पहला हो जाएगा वैज्ञानिक क्रांति। गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने नए सिद्धांत प्रस्तुत किए जिनसे ब्रह्मांड और प्रकृति को समझने के नए दृष्टिकोण विकसित हुए। दूसरा हो जाएगा प्रायोगिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक विधि और तर्कशीलता को बढ़ावा मिला। तीसरा हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। जोहान्स गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान के प्रसार को सुलभ और तीव्र बनाया। चौथा हो जाएगा नई खोजों का आरंभ। खगोल विज्ञान, चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। तीसरा पॉइंट हो जाएगा धर्म और समाज पर प्रभाव। चलिए इसका देखते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने चर्च की सत्ता और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी। दूसरा हो जाएगा धर्म की नई व्याख्या। धार्मिक ग्रंथों को तर्क और विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया। तीसरा हो जाएगा सामाजिक समानता का विचार। जातिवाद और सामंती व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई। चौथा पॉइंट हो जाएगा शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव, जैसे कि शिक्षा का प्रसार। पुनर्जागरण के कारण शिक्षा का व्यापक प्रचार हुआ। नई शिक्षण पद्धतियाँ, ठीक है, कार्यशीलता, प्रयोग और अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिला। शैक्षिक संस्थानों का विकास। इस युग में विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों का विकास हुआ। पांचवा पॉइंट हो जाएगा राजनीति पर प्रभाव। लोकतांत्रिक सोच का विकास। ठीक है, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता के विचारों ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। दूसरा हो जाएगा राजनीतिक विचारों का विकास। मैकियावेली जैसे विचारकों ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तीसरा हो जाएगा सामंती व्यवस्था का पतन, यानी कि सामंतवाद की जगह केंद्रीकृत राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। 6 पॉइंट हो जाएगा भौगोलिक और व्यापारिक प्रभाव, जैसे कि नई खोजों का युग। कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन जैसे खोजकर्ताओं ने नई भूमि और व्यापार मार्गों की खोज की। नेक्स्ट हो जाएगा वैश्विक व्यापार का विकास, यानी कि व्यापारिक मार्गों की खोज ने विश्व व्यापार को नई ऊंचाइयां दी। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान, जैसे कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच संपर्क बढ़ा और सांस्कृतिक आदान प्रदान तेज हुआ। 7 नंबर पॉइंट हो जाएगा समाज पर समग्र प्रभाव। व्यक्तिवाद का उदय। व्यक्तियों की पहचान और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। नेक्स्ट हो जाएगा महिलाओं की स्थिति में सुधार।
महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर जोर दिया गया। तीसरा हो जाएगा सामाजिक सुधार। ठीक है, अस्पृश्यता, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता जैसे सामाजिक मुद्दों को चुनौती दी गई। पॉइंट 8 हो जाएगा आधुनिक युग की नींव। आधुनिक युग की शुरुआत। पुनर्जागरण ने मध्य युग की रूढ़िवादी सोच को तोड़कर आधुनिक युग की शुरुआत की। मानवता के लिए नए विचार, दृष्टिकोण और जीवन शैली प्रस्तुत की। विज्ञान, कला और समाज के सभी क्षेत्रों में आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं। नई दिशा। पुनर्जागरण ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। यह युग केवल अतीत के ज्ञान का पुनरुत्थान नहीं था, बल्कि यह आधुनिक विचारों, दृष्टिकोण और समाज का निर्माण भी था। ठीक है, इसके प्रभाव से समाज ने प्रगति की और कदम बढ़ाया और विज्ञान, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। डियर स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।